हेलो क्रशर्स, वेलकम टू द क्रैश अप योलो सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले एक छोटा सा टॉपिक जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। पहले हम समझेंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है, उसके ग्राफ किस तरीके के होते हैं, फिर हम उसके डेरिवेशंस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से किस तरीके से काम करता है, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देख लेंगे जो कि पहले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइसोथर्मल प्रोसेस एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैशअप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके। अगर आपको भी लगता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, तो प्लीज़ इस मिशन में क्रैशअप को सपोर्ट करो, इस मिशन में मेरी मदद करो, इस QR कोड को स्कैन करो और कुछ डोनेट करो। आप बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उनका भी यूज़ करके डोनेशन कर सकते हैं ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आप सभी के लिए बना के ला पाऊँ। साथ में इस सेशन के कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में फ्री है, PDF एब्सोल्युटली, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। देखो, नाम में ही लिखा हुआ आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर सब जगह सेम होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है, T विल बी कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट। अच्छा, हमारे पास एक और आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर किसी हम गैस की बात करें, मान लो हमारे पास इस तरीके से एक पिस्टन में गैस बंद है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा सिस्टम है, तो वो भी कांस्टेंट हो जाते हैं। और आर तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही सही। टेम्परेचर अगर किसी प्रोसेस में कांस्टेंट हो गया तो आप देखते हो ये पीवी का जो प्रोडक्ट है वो पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो हम बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हो जाता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब फील करने की कोशिश करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक सिलेंडर पिस्टन सेटअप है और उसमें कोई सी गैस ट्रैप्ड है। अब इसको मैं यहाँ पे इस बार हीट नहीं कर रहा हूँ, मान लो मैंने इसको यहाँ से कंप्रेस कर दिया, पिचका दिया, है ना। अचानक से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी। क्या टेम्परेचर के साथ कोई चेंज होगा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो इसका मतलब हमारे बाहर का टेम्परेचर और गैस के टेम्परेचर में अगर कोई भी डिफरेंस हुआ तो हीट या तो बाहर आ जाएगी या फिर इस तरीके से अंदर आएगी। तो हमारे पास हमेशा गैस का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है उसके बराबर रहने वाली है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हमने इसका वॉल्यूम हाफ कर दिया, V से हमने कर दिया V0/2, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका गैस का प्रेशर ज़रूर हो गया होगा 2P, है ना। प्रेशर डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PV इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, PV रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने और एक चीज़ पढ़ी थी, ये देखो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को देखो मैं घुमा फिरा के लिख दूंगा। क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ऐसा लिखा जा सकता है। ये कौन सा गैस लॉ है? तो ये है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो वो बॉयल्स लॉ बन जाता है। हम इसके ग्राफ भी बना सकते हैं। हमारे पास सबसे जो कॉमन ग्राफ हम यूज़ करते हैं, PV ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर Y एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर है, X एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का हमारे पास ग्राफ आएगा। ये हमारा ग्राफ बन जाता है। अच्छा, और यहाँ पे देखो, ऐसे आप वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दोगे तो प्रेशर की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। प्रेशर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। इस तरीके का ग्राफ होता है। इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इस ग्राफ पे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। आइसोथर्म, मान लो इसका टेम्परेचर है T1। इसी तरीके से हमारे पास कोई दूसरा आइसोथर्म हो सकता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये है T2।
क्या मुझे बता सकते हो T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? देखो, किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम पर अगर मैं जाता हूँ तो इस वाले का प्रेशर जिसको मैं P1 बोल दूँ वो कम है, ये वाला प्रेशर जिसको मैं बोलूँ P2 वो ज़्यादा है। तो अगर सेम वॉल्यूम पर इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T2 इज़ मोर देन T1। तो इफेक्टिवली आप ऐसा समझ सकते हो, जब हम ओरिजिन से दूर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता चलता है। अब इसके दो ग्राफ्स हमें और बनाने पड़ेंगे। पीवी ग्राफ हम बना चुके हैं, पहले हम बनाएंगे पीटी ग्राफ। इधर होगा हमारा प्रेशर, इधर होगा हमारा टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हम या तो इसमें ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। मान लो मैं इस तरीके से नीचे कर रहा हूँ, है ना, ऐसे। तो क्या ये हीटिंग है या क्या ये कूलिंग है? ये कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो आप इसे हीटिंग या कूलिंग नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है यानी कि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बड़ा होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना। V इज इंक्रीजिंग, इसको मैं लिख सकता हूँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उल्टी डायरेक्शन में होगा तो आप उसको कंप्रेशन लिख दोगे। तो दूसरा जो हमें ग्राफ पढ़ना है वो हो जाएगा हमारे पास वी टी ग्राफ। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ग्राफ एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको भी हम बोलेंगे दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बोल दिया जाएगा दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2, बताओ दोनों में किसका प्रेशर ज़्यादा है। अब देखो सेम ही टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर ज़्यादा होगा अगर वॉल्यूम कम होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो मैं इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ ही कर देता हूँ। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेज, है ना। और इन ग्राफ्स को बोला जाता है, ये होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन किस तरीके से होता है आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें एक फॉर्मूला डराइव करना है जिससे हम वर्क डन बाय द गैस का कैलकुलेशन कर सके। किस तरीके से होगा? मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पीवी ग्राफ है, आइसोथर्म होता है इस तरीके का। हमारे पास मान लो यहाँ पर कोई गैस थी स्टेज 1 पे और वहाँ से उसको एक्सपैंड किया गया, वो स्टेट 2 पर आ गई है। तो उसका देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो एक्सपैंड हुई है, तो अपने लिए अलग से उसने जगह बनाई हुई, कुछ वर्क उसको करना पड़ा होगा। वो वर्क कितना होगा इसको कैसे कैलकुलेट करें? हम जानते हैं कि पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है, तो ये एरिया तो हमें पता चल जाएगा इसको, पर ग्राफिकली उसे मेजर नहीं कर सकते हम, तो हमें एक एनालिटिकल फार्मूला डिराइव करना होगा। तो उसको डिराइव करते हैं। हमारे पास जब भी वर्क डन होता है तो वर्क डन की वैल्यू होती है इंटीग्रल पी डी वी। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? क्या हमारे पास कोई और इक्वेशन है? हमारे पास एक इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो हमेशा वैलिड है। यहाँ से मैं प्रेशर को लिख सकता हूँ एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, और इसमें ये जो टी है ये कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो देखो इसी को हम लिख सकते हैं एन आर टी इंटीग्रल डी वी अपॉन वी। करेक्ट, ये एन आर टी एज इट इज़ बाहर आ गया, डिनोमिनेटर में वी था जो कि कांस्टेंट नहीं है तो वो यहाँ पर आ गया। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होता है डी वी अपॉन वी, तो ये हो जाएगा एल एन वी, है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाता है एन आर टी एल एन वी। अब इसकी लिमिट्स लगानी है हमें V1 से लेकर के V2 तक, है ना। तो V1 से लेकर के V2 तक ये आ जाता है हमारे पास एन आर टी एल एन ऑफ V2 माइनस एल एन ऑफ V1। और लॉग की प्रॉपर्टीज से आप इसी को लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एल एन ऑफ V2 अपॉन V1। यही हमारे पास वर्क डन
इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल था। अच्छा, और एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ पर P2V2 विल बी इक्वल टू P1V1। क्यों? क्योंकि PV हमेशा कांस्टेंट रहता है, NRT तो कांस्टेंट है। P2V2 इज इक्वल टू P1V1। यहाँ से आप देखते हो कि V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो वर्क डन का ही एक और फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है NRT ln ऑफ P1 अपॉन P2। अब कभी बड़ा है ना, सेकंड पार्ट ऊपर है, कभी 1 ऊपर है, तो इसको कैसे याद रखें, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको भी फील करते हैं। मिल गई पेंसिल। चलो, हमारे पास मान लो इस तरीके से एक गैस है जो कि पिस्टन में, और इसका टेम्परेचर हम बोलते हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स है, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर के टेम्परेचर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब ये गैस अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये एक्सपैंड करेगी क्यों, ये किसी पे वर्क क्यों करेगी? तो हमें इसका प्रेशर कुछ कम करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर कुछ वज़न रखा हुआ था, तो धीरे धीरे करके हम उस वज़न को यहाँ से हटाते जाएंगे, तो इसका बाहर से प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ये एक्सपैंड करना शुरू करेगी धीरे धीरे, है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऑब्वियसली हम प्रेशर कम कर रहे हैं तो गैस का भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर गैस एक्सपैंड होती है ना, तो ये एक्चुअली इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी यहाँ पर इस तरीके से। गैस एक्सपैंड हो रही है तो गैस पॉजिटिव वर्क करती है, और वहीं उसका उल्टा अगर कर दिया जाए कि हम यहाँ पर इसके ऊपर और वज़न रखते जा रहे हैं, और वज़न रखेंगे, तो अब की बार ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आएगा। गैस कंप्रेस हो रही है ना, तो यानी कि सराउंडिंग ने उसको दबा दिया, सराउंडिंग ने ऐसे फोर्स लगाया और इधर ही डिस्प्लेस कर दिया, तो सराउंडिंग ने पॉजिटिव वर्क किया है, यानी कि गैस ने नेगेटिव वर्क किया। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका हो जाएगा याद रखने का। व्हेन गैस एक्सपैंड्स, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। हमें बस यही ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में कैसे यूज़ करोगे? देखो, आपको NRT ln V1/V2 या P1/P2 या V2/V1 या P2/P1 इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप गलत वैल्यूज़ भी रख दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर में प्लस या माइनस का फ़र्क आने वाला है। अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव लेना है, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द गैस। तो यही था हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, इसको याद कर लो। और अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का किस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देते हैं। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। अच्छा, एक बात बताओ, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता क्या है? ये होता है हमारा डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो होती है F/2 NR डेल्टा टी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो NCV डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बता सकते हो आप? यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर में चेंज तो होने नहीं वाला है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी आने वाली है 0, तो ये वैल्यू आने वाली है 0। इसका मतलब हमारी फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमें पता चलता है Q इज इक्वल टू W। इसका मतलब क्या है, इसको फील करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और यहाँ पर हमारी गैस थी, उसका कुछ प्रेशर था, उसकी कुछ वॉल्यूम थी, और उसको बोला जा रहा है कि उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड करा रहे हैं। आइसोथर्मली एक्सपैंड करा रहे तो ऐसे नहीं होगा कि वो रखे रखे सिलेंडर है और अपने आप वो एक्सपैंड हो जाएगी। हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली चीज़, तो जैसे जैसे गैस एक्सपैंड होगी, हम जानते हैं उसका ग्राफ ऐसे आएगा। पहले तो मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। इस तरीके से हमें कुछ ग्राफ मिलने वाला है, और हम फाइनली पहुँच जाएंगे पोजिशन 2 पर। ये थी हमारी स्टेट 1, ये है हमारी स्टेट 2। अब यहाँ से जब हम स्टेट 2 पर पहुँचे हैं तो आप देखोगे सबसे पहली चीज़ तो हमारा प्रेशर रिड्यूस हो गया है। पहले यहाँ पर प्रेशर कुछ और था, अब यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। तो हमें कुछ स्पेशल तरीके का सेटअप बनाना पड़ेगा जहाँ पर जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, गैस का प्रेशर भी हम कुछ कम कर पाएँ। हमें कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी पड़ेगी। अच्छा, वर्क डन क्या होता है?
देखो वर्क डन होता है इंटीग्रल पी डी वी। यहाँ पर हमारा कौन सा वाला एरिया हो जाएगा, क्या वो ये वाला एरिया है? नहीं, इस बार हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा ये वाला एरिया। देखो ये है पी डी वी, डी वी यानी छोटे छोटे, यहाँ पर हम इस तरीके से आगे जाएंगे, छोटी छोटी स्लाइसेस बनाएंगे और इस तरीके से ये वाला एरिया हमें कंसिडर करना है। और इस एरिया का न्यूमेरिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही जो फॉर्मूला आने वाला है वो अभी हमने डेराइव किया था, वर्क इज इक्वल टू एन आर टी एल एन ऑफ वी टू डिवाइडेड बाय वी वन, या फिर एन आर टी एल एन ऑफ पी वन डिवाइडेड बाय पी टू। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अगर गैस इस तरीके से जा रही है तो वो एक्सपैंड हो रही है, देखो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस एरिया की वैल्यू मान लो आ गई 100 जूल, हमारे पास एरिया आता है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम गैस को इस तरीके से कंप्रेस कर रहे थे आइसोथर्मली, तो एरिया तो अभी भी उतना ही आएगा, न्यूमेरिकली 100 ही उसकी वैल्यू आने वाली है, लेकिन वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि गैस अब की बार कंप्रेस हो रही है। जब गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होता है, और जो वर्क का मैग्नीट्यूड होगा वही फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट सप्लाइड या फिर हीट रिजेक्टेड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। देखो 2 mole of an ideal gas at 300 Kelvin expands isothermally from an initial volume of 2 liter to 6 liter. If the gas constant is itna, what is the work done by the gas? Estimate the heat added to the gas and what is the final pressure of the gas. हमें ये सारी चीज़ें बतानी है। क्या हमें इनिशियल प्रेशर पता है? हमें इनिशियल प्रेशर तो नहीं बताया। ओके, साथ में आप इसमें चौथा पार्ट भी ऐड कर लो कि इसके बाद आपको इस प्रोसेस का ग्राफ भी बनाना है। किस तरीके से करोगे मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। पहली चीज़, वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल पी डी वी, जिससे हमने डेराइव किया वर्क डन की वैल्यू आती है एन आर टी एल एन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। कुछ कॉमन लॉग वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड, एस्टिमेट द हीट एडेड टू द गैस। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो हमारे आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। अगर आपने वर्क पता कर लिया तो आपने हीट को भी पता कर लिया। ऑप्शन नंबर 3, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस? तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हमें पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो हम फाइनल प्रेशर भी पता लगा सकते हैं, वो भी आपको पता लगाना है। फिर आपको इस प्रोसेस का ग्राफ बनाना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। वर्क डन क्या होता है? फॉर्मूला एन आर टी एल एन ऑफ वी टू डिवाइडेड बाय वी वन। सीधे सीधे वॉल्यूम वैल्यूज रखते जानिए। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, आर की वैल्यू है 8.31 जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं तो 8.314 लेते हम। और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, ऑलरेडी केल्विन में हो सकता है ये डिग्री सेल्सियस में होता तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता। टाइम्स एल एन नेचुरल लॉग वी टू की वैल्यू कितनी है? 6 लीटर। 2 लीटर से हम 6 लीटर तक गए, तो यहाँ 6 लीटर रखेंगे, यहाँ 2 लीटर रखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास देखो वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाता है 2 इंटू 831 मल्टीप्लाइड बाई एल एन ऑफ, यहाँ पर ये कट जाएगा, बचता है सिर्फ 3, एल एन ऑफ 3। एल एन 3 की वैल्यू किसे पता है? कुछ कॉमन वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एल एन 3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.1। यहाँ से जब आप वैल्यूज़ रख दोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे और अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 5480 जूल। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं पार्ट बी। एस्टिमेट द हीट एडेड टू द गैस। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखो, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी 0 और हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5480 जूल। तो हमने उस सिस्टम को, हमारा जो भी पिस्टन विस्टन जो भी सिस्टम था जैसा भी था, उसको हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी और उस एनर्जी का यूज़ करके उसने वर्क कर दिया। जितनी हीट दी उतना ही उसने वर्क कर दिया।
अब आते हैं पार्ट सी पर। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। इसको पता करने के लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। या फिर आप और एक चीज़ यूज़ कर सकते थे, अगर हमें इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर दिया हुआ होता तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करते, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर होता तो मैं फाइनल प्रेशर के लिए ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करता, बड़ी आसानी से मेरे पास आंसर रहता। लेकिन अभी इनिशियल प्रेशर तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाती है nRT/V। वैल्यूज़ रखेंगे सब ऐसा ही यूनिट में रखेंगे तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स 2, R की वैल्यू है 8.31, टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय फाइनल हमारा वॉल्यूम कितना हो गया है 6 लीटर। क्या लीटर ऐसा यूनिट है? नहीं, 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब जो भी आंसर आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा जो आने वाला है पास्कल में, है ना। तो यहाँ से देखो ये 6 से ये कट जाता है हमारा, यहाँ ऊपर बचता है 100 और ये 10⁻³ है, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 8.31 × 10⁵ पास्कल। या फिर अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको कन्वर्ट करना ही पड़ जाए इसको तो 1.01 × 10⁵ हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये आता है 8.23 PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 8 टाइम्स। वो वैल्यू अगर ऐसी कोई है ऑप्शन तो आप उसको चेक कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट डी, जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया कि हमें बनाना है इस प्रोसेस का ग्राफ। तो ये है हमारे पास प्रेशर, ये है हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास आइसोथर्मल ग्राफ कैसा होता है, किस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर आने वाला है। ये हमारा इनिशियल प्रेशर है या फाइनल प्रेशर है। देखो हमारे पास क्या हुआ है, पहली बात तो एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम बड़ा होगा, तो ये है हमारी स्टेट नंबर 1। यहाँ से हम स्टेट नंबर 2 पर इस तरीके से गए हैं, तो ये है हमारा फाइनल प्रेशर, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1। एक्सपेंशन हुआ है तो ये हम इस तरीके से लाइन बना देंगे। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 8.31 × 10⁵ पास्कल, वो ये वाला प्रेशर है ना। दिस इज़ 8.31 × 10⁵ पास्कल। क्या कोई मुझे बता सकता है ये वाला प्रेशर कितना रहा होगा? देखो अब हम कर सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अगर यहाँ पर वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 6/2 है ना, कितना 3, तो इसी तरीके से यहाँ का प्रेशर इसका 3 टाइम्स होने वाला है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8 × 3 = 24.93 × 10⁵ पास्कल हमारे पास वैल्यू आ जाती है। वॉल्यूम के बारे में क्या बोलोगे? यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये वाला, ये हो जाएगा 2 लीटर, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 6 लीटर। और हमारे पास जो वर्क डन है ये वो कौन सा वाला एरिया है, PdV, ये वाला एरिया इज इक्वल टू वर्क, और उसी की वैल्यू आ जाती है कितनी है, 5.48 किलो जूल। यही हमारा क्वेश्चन था जिसमें आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। हेलो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर ज़रूर कर देना। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, जिससे आप मेरी डायरेक्टली हेल्प कर पाओगे ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियोस बना पाऊँ। साथ में मैं अभी कहा हूँ, मैं एक्चुअली एक सारे म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा हूँ। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज़रूर चेकआउट करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।